वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आज हमारी ये जो थ्योरी सेक्शन है उसकी लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि हमारी जो थ्योरी सेक्शन है वो अब पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। छोटे मोटे टॉपिक जो रह गए हैं, एक बॉडी मूवमेंट वाला टॉपिक रह रहा है, वो मैं एक ही क्लास में बाद में कवर अप करा दूंगी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आपके जो 30 टॉपिक थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के 6, 7, 8 के, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट थ्योरी हमारी पूरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। मॉर्निंग की क्लास में हमने समझा था सॉइल क्या होता है, कोल, पेट्रोलियम और कंबस्शन और फ्लेम के बारे में हमने अच्छे से समझा। और अब हम इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और देख लेते हैं और इसी के साथ हमारी जो थ्योरी है वो पूरी रैप अप हो जाएगी। जो पैडागोजी है, हिंदी वाली पैडागोजी और पैडागोजी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मैंने पहले से करा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और बाद में एंड स्क्रीन में भी आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो दिख जाएगा। बाकी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी पैडागोजी जो है वहाँ से देख सकते हैं। सारे प्रीवियस ईयर वहाँ मिल जाएंगे, चाहे आपके कंटेंट के हों चाहे पैडागोजी के हों। प्रैक्टिस सीरीज़ हम करेंगे पूरी, उसकी मैं टेंशन ना लें, पूरा अच्छे से मैं आपको करा दूंगी। बस अब आपको अपनी जो थ्योरी है उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से थॉरली रिवीजन करना है। और अगर ऐसा आपने कर लिया तो कोई आपको 25+ मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता सीटेट साइंस में। ये मैम बिल्कुल 100% बोल रही हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको थ्योरी जो है वो करा दी गई है पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिले एग्जाम में। जो सीटेट 2020 हुआ था उसमें एक क्वेश्चन सॉइल से भी आया था और एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंबस्शन और फ्लेम वाले टॉपिक से भी हमको देखने को मिला। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था और इसी तरह के क्वेश्चन भी इस बार आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से समझना है। थ्योरी आपने पढ़ ली है तो अब इसको करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमें तालिका एक टेबल दी है जिसको हमें स्टडी करना है और बताना है व्हाट इज़ बेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल। इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। अब आप सोचेंगे घरेलू ईंधन में क्या होता है। एक तो लकड़ी वगैरह होती है, काऊ डंग वगैरह होती है, वो भी जैसे चूल्हा वगैरह जलाते हैं, तो एक तो वो हो गया डोमेस्टिक फ्यूल में। एक आपका जो सिलेंडर में होती है वो क्या होती है, एलपीजी। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है या तो आपकी किसकी बात कर रहा है, या तो आपकी वही काऊ डंग जो है, लकड़ी है, वुड है, उसकी बात कर रहा है, या फिर ये बात कर रहा है एलपीजी की, क्योंकि यही दोनों आपकी क्या होती हैं, डोमेस्टिक फ्यूल होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर ABCD क्या कर दिए, फ्यूल दे दिए हैं। तो अब हमको ये मानना है या तो ये बात कर रहा है किसकी, वुड वगैरह की या काऊ डंग की, या फिर ये बात कर रहा है किसकी, एलपीजी की। तो अब हमको यही पहचानना है कि किसकी ये बात कर रहा है। अब देखिए जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, हमने पढ़ा है जो वुड होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत ही लो होती है। हमने जब अभी थ्योरी पढ़ी थी मॉर्निंग में, तो जो हमने चार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा काऊ डंग, वुड वगैरह की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत ही लो होती है। अब अगर फ्यूल डी ये हुआ तो, लेकिन अगर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू निम्न हुई, लो हुई, तो इसकी जो स्टेट है वो लिक्विड नहीं हो सकती, क्योंकि हमको पता है जो वुड वगैरह होती है, काऊ डंग होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब हमको ये क्लियर हो गया कि ये वुड की बात नहीं कर रहा है, ये काऊ डंग की बात नहीं कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है, ये एलपीजी की ही बात कर रहा है, क्योंकि दो ही डोमेस्टिक फ्यूल होते हैं। अगर ये वुड की बात कर रहा होता तो वो सॉलिड में होता, और सॉलिड में है तो कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर हाई दे रखी है। और जबकि हमको पता है कि काऊ डंग की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो लो होती है। तो अब हमको पहले तो ये कंफर्म हुआ ये किस डोमेस्टिक फ्यूल की बात कर रहा है, ये एलपीजी की बात कर रहा है। अब एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई भी नहीं होगी, क्योंकि जो हाई होती है वो आपकी हाइड्रोजन की होती है। तो यहाँ पर या तो बी फ्यूल है या फिर ये सी फ्यूल है, एलपीजी। अब देखिए मॉडरेट है। अब आपको ये भी पता है जो एलपीजी की स्टेट होती है वो क्या होती है, वो गैस ही होती है, बिल्कुल ये बात भी सही है। अब इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, बस यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगा अब आपको, हाई है या मॉडरेट है। देखिए आप सोचेंगे कि इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा, नहीं, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो एलपीजी होती है वो मॉडरेट होता है। हमने क्या पढ़ा था इग्निशन टेम्परेचर के बारे में, जो वस्तु एकदम जल जाती है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे पेपर एकदम जल जाएगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई है। एलपीजी भी जल तो एकदम जाती है
लेकिन इतना हाई इग्निशन टेम्परेचर इसका नहीं होता। अगर इतना होता तो फिर किचन वगैरह में आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो हम यही बोलेंगे कि जो एलपीजी का इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो ज्वलन ताप होता है, वो मॉडरेट होता है, मध्यम होता है। तो इसका मतलब वो जो एलपीजी थी, डोमेस्टिक फ्यूल थी, उसके लिए बेस्ट सूटेड यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर मतलब थर्ड हो जाएगा, सी। ये कौन सा फ्यूल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी। मतलब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एलपीजी को, क्योंकि यहाँ पर एलपीजी ही सही बैठेगा। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट होती है, स्ट्रेट गैस होती है, और इग्निशन टेम्परेचर हम हाई नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर हाई हुआ तो जो किचन वगैरह है वहाँ पर आग लगने का खतरा है। तो हम यही मानेंगे कि जो एलपीजी है उसका इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप भी जो है वो मॉडरेट होता है। तो इस बेसिस पर हमें बहुत ही समझकर इस क्वेश्चन का आंसर करना था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका सीटेट 2020 में बना, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। यहाँ पर हमको सही कथन को पहचानना है कि कौन सा सही कथन है, और ये सॉइल वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन बना। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज क्लेड सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन सैंडी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन क्लेड सॉइल। तो ये कथन तो गलत है। हमने पढ़ा है थ्योरी में, जो फाइन पार्टिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमको किस में देखने को मिलते हैं, हमारी क्लेड सॉइल में मिलते हैं, हमको चिकनी मृदा में मिलते हैं। और ये कह रहा है कि वो जो फाइन पार्टिकल हैं वो सैंडी सॉइल में होते हैं हायर, तो ये वाला कथन तो गलत है। तो द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट सेम इन क्लेड सॉइल, ये भी बिल्कुल गलत कथन है। द प्रपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल, नहीं। ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल में ही होते हैं। जो आपकी बलुआ मृदा होती है, जो आपकी रेत होती है, उसके ही कण सबसे ज़्यादा लार्ज होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो लोमी सॉइल के होते हैं, जो हमारी दोमट मृदा होती है उसके होते हैं, नहीं। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा था सबसे ज़्यादा जो लार्ज पार्टिकल होते हैं वो हमारे सैंडी सॉइल के हो रहे हैं। और ये यहाँ पर लार्ज पार्टिकल किसकी बात कर रहा है, लोमी सॉइल की, कि वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सही हो जाना है। द प्रपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन क्लेड सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। बिल्कुल, जो चिकनी मृदा है उसके जो महीन कण होते हैं, जो फाइन पार्टिकल होते हैं, उनका अनुपात जो है वो जो हमारी कौन सी मृदा होती है, लोमी सॉइल होती है, उसकी अपेक्षाकृत जो उनमें फाइन पार्टिकल होते हैं क्लेड सॉइल में वो उच्चतम होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। ये बात यहाँ पर सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आपका फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाना है। थ्योरी आपने पढ़ी है तो कोई दिक्कत इसको करने में आपको नहीं होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अदर प्रीवियस ईयर में बने हैं सीटेट में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द असेंडिंग ऑर्डर पर द साइज ऑफ पार्टिकल, कणों के साइज के अनुपात में कौन सा आरोही क्रम को सही से बताता है। तो हमको देखकर बताना है आरोही क्रम क्या होता है आपका, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़े में सबसे पहले सबसे छोटे कण किसके होते हैं, क्ले सॉइल के। उसके बाद हमने पढ़ा था सिल्ट, उसके बाद हमने पढ़ा सैंड, और उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेवल, और ग्रेवल से भी बड़े क्या होते हैं, रॉक। तो सीधा सा जो आरोही क्रम यहाँ पर बन जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत्तिका, गाद, रेत, बजरी और चट्टान। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन बना है आपका दिसंबर 2019 में। यहाँ पर हमको बताना था कि कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है। ये जो चार्ट हमने पढ़ा था थ्योरी में वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कैरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल, ये बात तो सही है। और ये हमसे गलत कथन पूछ रहा था, तो ये तो गलत नहीं है कि कैरोसिन वैल्यू की हमने पढ़ी है, कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू कोल। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन द वुड, ये बात भी सही है। जो कोल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो वुड से है वो ज़्यादा होती है। तो हमको तो गलत कथन बताना है, सही नहीं बताना। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन एलपीजी, ये यहाँ पर गलत है। हमने पढ़ा था जो एलपीजी होती है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बायोगैस से ज़्यादा होती है, और ये यहाँ पर उल्टा बोल रहा है कि द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन एलपीजी। तो ये जो स्टेटमेंट है यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन डीजल, बिल्कुल जो कैलोरीफिक वैल्यू सीएनजी की होती है वो डीजल से ज़्यादा होती है। डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन तीनों की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो एक होती है। पूरा चार्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया था, सबकी कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी। अगर वो अच्छे से आपके माइंड में, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन एग्जाम में बना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, ये हमको बताना है। सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोक, क्योंकि ये आपका कोल का उत्पाद होता है, कोयले का उत्पाद होता है। बाकी बिटुमेन जो सड़क वगैरह में और पेंट में यूज़ होता है, आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स जो मोम होता है, ये सारे के सारे आपके पेट्रोलियम के ही बाय प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बाहर हो जाना है, ये बाय प्रोडक्ट नहीं होगा पेट्रोलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह का बना, बस थोड़े से ऑप्शन चेंज कर दिए गए थे दिसंबर 2018 के सीटेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पर फिर से सीएनजी बाहर हो जाना है, ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। बाकी बिटुमेन, कैरोसिन, पैराफिन वैक्स ये सारे के सारे पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट होते हैं, तो ऑप्शन ए वहाँ से बाहर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, विच फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग द फॉलोइंग, वो चार्ट तो आपको पूरा लर्न होना चाहिए जो थ्योरी में हमने पढ़ा था, और उसी के बेसिस पर आपके बहुत से आंसर जो हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये पूछा था हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन जो है उसका ऊष्मीयमान जो होता है वो सबसे अधिक होता है। आपका कितना होता है, 1.5 लाख होता है, 1,50,000 जो है वो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो यही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। बाकी डीजल, पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू सेम होती है, कोल की काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू डीजल और पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना, विच फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू अमंग द फॉलोइंग, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन यहाँ पर चेंज है, ये किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा सीएनजी और एलपीजी में, लेकिन हमने पढ़ा है कि सीएनजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 50,000 होती है, और एलपीजी की जो होती है वो आपकी 55,000 होती है। बाकी डीजल, पेट्रोल की तो इनसे कम होती है, तो सीधा सा आंसर जो हो जाएगा वो आपका एलपीजी हो जाएगा। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो आपकी एलपीजी की है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना, पेडागोजी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन बना आपका कंबस्शन वाले चैप्टर से। अ टीचर प्लेस अ लाइटनिंग कैंडल ऑन द टेबल इन अ क्लासरूम, ही लेटर कवर इट विद अ जार। आप एक अपने आप को या तो बच्चा मान लीजिए, ठीक है, आपकी क्लास में एक टीचर आती है, वो एक लाइटेड कैंडल लेकर आती है क्लास में, और बाद में क्या करती है, ही लेटर कवर इट विद अ जार, वो उस कैंडल को जार से ढक देती है। तो सीधी सी बात है, आपको वहाँ पर क्या देखेंगे, आप वहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि मोमबत्ती जो है वो कुछ देर में बुझ जाएगी, तो आपने यही तो अवलोकन करा, यही तो ऑब्जर्वेशन करा। द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल कुछ देर बाद जो मोमबत्ती है वो बुझ जाएगी, बच्चे ने यही ऑब्जर्व करा होगा। जब जलती हुई कैंडल मैम क्लास में लाई हूँ और बच्चे जब टीचर ने उसके ऊपर जार रख दिया है तो वो बुझ गई है, तो बच्चे ने तो सीधा सा यही ऑब्जर्व करा, द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। बाकी और कुछ बच्चे ने ऑब्जर्व यहाँ पर नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यही जो स्टेटमेंट है यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त बैठेगा। बाकी एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द कैंडल बर्निंग, बच्चा इतना नहीं सोचेगा कि मोमबत्ती को जलाने के लिए हवा की आवश्यकता है, वो बच्चा ऑब्जर्व नहीं कर रहा उस समय, वो तो फिर टीचर बाद में एक्सप्लेन करेगी तब की बात है। लेकिन बच्चा ने अभी जो ऑब्जर्व करा, यहाँ पर अवलोकन की बात हो रही है, तो ए और बी दोनों अवलोकन नहीं होंगे, केवल ए ही अवलोकन होगा। क्यों? क्योंकि बी अवलोकन इसलिए नहीं होगा कि बच्चे ने ये अवलोकन नहीं करा कि हवा ज़रूरी है कैंडल को बर्न कराने के लिए, बच्चे ने तो सीधा यही देखा कि टीचर ने जार ढक दिया और जार जो है वो बुझ गया, तो बच्चे ने सिर्फ इतना ही ऑब्जर्व करा। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर अवलोकन है। सभी कथन अवलोकन है, ये वाली बात भी गलत है, और सभी कथन अनुमान है, अनुमान नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल रियल में उन्होंने देखा कि मोमबत्ती बुझ गई, तो ये अनुमान जैसा तो कुछ रहा ही नहीं। तो यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो यही होगी, ओनली स्टेटमेंट ए इज एन ऑब्जर्वेशन, केवल कथन ए अवलोकन है, याद रखेंगे, दूसरा कथन अवलोकन नहीं है, ये बच्चों ने अवलोकन नहीं किया, केवल ए को अवलोकन किया, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द कैलोरीफिक वैल्यू जनरली एक्सप्रेस्ड, ईंधनों के ऊष्मीयमान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक से व्यक्त किया जाता है। तो ये अब आपको पता चल गया होगा, थ्योरी हमने पढ़ ली है, किलो जूल प्रति केजी, किलो जूल पर केजी से ही हम कैलोरीफिक जो मान होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है, cereals such as wheat and gram are grown in an area, the soil of this area must be, जिस क्षेत्र में गेहूं और चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है तो उस क्षेत्र की मृदा कैसी होती है। और ये हमने अब थ्योरी में पढ़ लिया था, तो वहाँ की जो मृदा होती है वो कैसी होती है, वो आपकी क्लेड और लोमी होती है, मृण्मय और दुमटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर अब बिल्कुल सही हो जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना है, इफ़ वी एड अ हैंडफुल ऑफ गार्डन सॉइल टू अ बीकर, मतलब कोई आपने मिट्टी उठाई गार्डन की और उसको एक बीकर में डाल दिया, किस बीकर में, जिसमें 3rd क्वार्टर ऑफ वाटर पहले से ही भरा हुआ था। स्टिर द कंटेंट विद अ स्टिक, हमने क्या करा, उसको घोलना शुरू कर दिया एक स्टिक से, टू डिजोल्व द सॉइल एंड लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, हमने मिट्टी को क्या करा, पहले तो घोला और फिर कुछ समय के लिए उसे एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद हम देखेंगे कुछ लेयर वहाँ पर बन जाती हैं और उन लेयर का जो क्रम है वो हमको बताना है बॉटम से टॉप में, कि सबसे नीचे कौन सी सॉइल आकर बैठ जाएगी। जब आपने एक मिक्सचर था सॉइल का जो पानी में डाला, तो सबसे नीचे कौन सी सॉइल आएगी, वो जो कण हैं वो सबसे नीचे आ जाएंगे, तो ग्रेवल सबसे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो सैंड है वो बैठ जाएगी और उससे ऊपर देखिए सबसे नीचे क्या होंगे, जो भारी कण हैं ग्रेवल हैं वो नीचे आ जाएंगे। उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, सैंड के कण बड़े होते हैं तो वो आ जाएंगे। उससे ऊपर क्या हो जाएगा, आपका क्ले के कण जो हैं वो आ जाएंगे। उससे ऊपर क्या होगा, जो पानी होगा वो आ जाएगा। और सबसे ऊपर क्या होगा, जो उसमें ह्यूमस होता है, जो आपका उसमें कचरा वगैरह होगा, पत्ती के वगैरह के जो छोटे छोटे कचरे होंगे वो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे और उसे ही हम ह्यूमस बोलते हैं। तो नीचे से ऊपर का जो सही यहाँ पर लेयर होगी, क्रम होगी, वो होगी ऑप्शन नंबर 4 की सबसे नीचे जो हमने पानी में हमने मिट्टी डाली, उसमें सबसे नीचे जो है वो मिट्टी के ग्रेवल आ जाएंगे, उससे ऊपर सैंड, फिर क्ले, फिर वाटर और फिर आपका ह्यूमस। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं, कौन से संसाधन हैं जो समाप्त हो जाएंगे, मृदा, जल, ये सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सॉइल, वाटर, ये समाप्त नहीं होंगे। तो सीधा सा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मिनरल्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है और खनिज है, ये जो है ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ये समाप्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में बना है, थोड़ा सा न्यूमेरिक करके क्वेश्चन पूछ लिया। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल whose 1 kg of mass produce 67500 किलोजूल ऑफ हीट ऑन बर्निंग कम्प्लीटली विल बी। एक ईंधन है, हमें उसका कैलोरीफिक वैल्यू उसमें मान बताना है और वो ईंधन जो फ्यूल है वो हमारे पास कितना है, 1.5 kg है। और जब हम उसको जलाते हैं, उसको जलाने पर कितनी हीट जो प्रोड्यूस होती है वो हमको बता रहे कि 67500 किलोजूल की जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर हमें उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है और आपको कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट अगर पता है तो उससे आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को कर देंगे। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर केजी, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो किलो जूल में जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो हमको क्वेश्चन में दे रखी है 67500, उसको हम ऊपर रख देंगे। और कितने केजी का हमारा जो फ्यूल था, ईंधन था, वो कितना था, 1.5। बस इसी को डिवाइड करना है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो और हो जाएगा। और अब हम इसको 15 से कट कर देंगे, 15 4 जा करेंगे पहले हम, फिर उसके बाद 15 5 जा के टेबल में कट जाएगा और बाकी जीरो एज इट इज उतर जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाना है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45,000 किलोजूल पर केजी जो है वो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू होगी जब हम 1.5 केजी के एक ईंधन को जलाते हों और जिसकी ऊष्मा भी हमको दे रखी है 67500 किलोजूल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसल फ्यूल, जीवाश्मी ईंधन कौन सा है ये हमको बताना है। तो सीधी सी बात है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, सीएनजी होती है, वो फॉसल फ्यूल के ऊपर वाली ही गैस होती है, जीवाश्मी ईंधन ही हम उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट हमारे लिए होगा कि द मेन रीजन फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट इज इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लास्ट में हमने थ्योरी में पढ़ा भी था। ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर कोई भी इसका आंसर कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है मोस्टली इफेक्ट हो रहा है या बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने देखे सॉइल चैप्टर से, कोल, पेट्रोलियम से, कंबस्शन वाले चैप्टर से बने और इसी के साथ अब हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह मैम के साथ जुड़े रहें।